हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के रिगार्डिंग क्लासेज जो हैं इस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू हैं। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि भर्ती परीक्षा के पहले पहले आपका सिलेबस जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो उसी की कड़ी में हम जो है साइंस जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने धातु अधातु है, रासायनिक भौतिक परिवर्तन है, प्रकाश और उसके परावर्तन के नियम, अपवर्तन है, ये सब हमने अध्ययन कर लिया है। और आज जो है हम आनुवांशिकी जो है आनुवांशिकी के बारे में जो है इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं कि जो आनुवांशिकी है वो क्या है। आपके सिलेबस का जो टॉपिक है वो है आनुवांशिकी। तो आज हम जो है आनुवांशिकी से संबंधित जो है इस क्लास के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं कि आनुवांशिकी है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आनुवांशिकी में जो आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से क्या होते हैं, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो हम बात करते हैं, देखना हम लोग सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आनुवांशिकता। बिल्कुल तसल्ली से समझना आप लोग, अच्छा टॉपिक है ये और क्वेश्चन इसमें से पूछने की संभावना है। आनुवांशिकता जो है, आनुवांशिकता किसे कहेंगे कि पीढ़ी दर जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत स्थानांतरित हों, उसे आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता हो उसे आनुवांशिकी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले जो लक्षण होते हैं उन्हें हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है। अब जब देखना आप लोग, जब निषेचन की क्रिया होती है तो नरयुग्मक शुक्राणु प्लस मादा युग्मक अंडाणु का जो संयोजन होता है उसे हम निषेचन कहते हैं। तो इसमें निषेचन के फलस्वरूप जो है वह युग्मनज बनता है और युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से आगे शिशु का विकास होता है। तो इस युग्मनज में 50% जो लक्षण होते हैं वो तो नर से और 50% जो लक्षण होते हैं वो मादा से स्थानांतरित होते हैं। ऐसे ही लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आ रहा होगा समझ में आप लोगों को। उसके बाद बात करते हैं हम आनुवांशिकी। आनुवांशिकी है क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवांशिकता वो विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं उसे ही हम आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकता मैंने बताया आपको कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं उन्हें में आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। विभिन्नताएं मतलब एक जाति के जो सदस्य होते हैं उनमें जीनी संरचना और शारीरिक जो संरचना होती है वो अलग अलग पाई जाती हैं। आप देखना, आप और हम बिल्कुल तरह अलग हैं, आपके जैसा दूसरा इंसान कोई नहीं होगा, तो आपकी शारीरिक संरचना, जीनी संरचना जो है बिल्कुल अलग अलग होगी।
तो हम एक ही जाति के जो सदस्य होते हैं उनमें शारीरिक संरचना और जीनी संरचना जो अलग अलग होती है उसे हम विभिन्नताएं कहते हैं, उसे हम विभिन्नताएं कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। विभिन्नताएं दो प्रकार की बताई मैंने, एक तो कायिक विभिन्नता होती है और एक होती है जन्निकीय विभिन्नता है। जो जन्निक विभिन्नताएं होती हैं वो आनुवांशिक होती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, स्थानांतरित होती रहती है। उसके बाद बात करते हैं हम आनुवांशिकता के जो नियम हैं, वो आनुवांशिकता के जो नियम हैं वो किसके द्वारा दिए गए थे, मेंडल के द्वारा दिए गए थे। याद रखना अपना, जॉन ग्रेगर जो मेंडल हैं उनके द्वारा आनुवांशिकता के नियम दिए थे। आनुवांशिकता के नियम जो हैं जॉन ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिया गया था, इस वजह से इन्हें आनुवांशिकता के पिता कहा जाता है। याद रखने वाली बात है कि आपसे पूछा जाएगा कि आनुवांशिकता के जो नियम हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं, तो आप कहोगे जॉन ग्रेगर मेंडल के द्वारा ये नियम दिए गए थे। जॉन ग्रेगर जो मेंडल हैं उन्होंने, याद हो तो आपको कि उद्यान मटर, जो उद्यान मटर हैं पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम जिसका वानस्पतिक नाम है, उस पर अपने प्रयोग किए थे और अपने आनुवांशिकता के नियम प्रतिपादित किए थे। इन्होंने 3 नियम दिए थे, याद हो तो आप लोगों को। एक तो प्रभाविता का नियम जिसमें प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। इस प्रकार इन्होंने 3 नियम जो हैं प्रतिपादित किए थे, वो अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखना आनुवांशिकी जो शब्द हैं, आनुवांशिकी जो शब्द हैं वो किसके द्वारा दिया गया था, बैटसन के द्वारा। याद रखना आप लोग, आनुवांशिकी के पिता तो मेंडल को कहते हैं और आनुवांशिकी जो शब्द हैं वो किसके द्वारा दिया गया था, बैटसन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं हम कि एक सिद्धांत आता है जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत। एक सिद्धांत पढ़ते हैं हम, देखना हम लोग, जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत। जर्म प्लाज्मा सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। जर्म प्लाज्मा का मतलब क्या है कि कोशिका के अंतर्गत जो हैं 2 प्रकार के प्राणी में द्रव्य पाए जाते हैं। एक तो होता है सोमेटोप्लाज्म और एक होता है जर्म प्लाज्म। 2 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं और सोमेटोप्लाज्म जो होता है वो कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जो हमारी कायिक कोशिकाएं होती हैं उसके अंतर्गत सोमेटोप्लाज्म पाया जाता है और जर्म प्लाज्म जो होता है वो जननांगों के अंतर्गत पाया जाता है। और सोमेटोप्लाज्म में जो परिवर्तन होता है वही क्या होता है, वंशानुगत होता है। वही क्या होता है, वंशानुगत होता है। जर्म प्लाज्म का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, आप बताइए। विजमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, विजमैन के द्वारा जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया गया था। हम यहाँ पर यही चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से लक्षण जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। तो एक सिद्धांत आया था जर्म प्लाज्म का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि प्राणी के शरीर में 2 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, एक तो सोमेटोप्लाज्म होता है और एक होता है जर्म प्लाज्म होता है। तो सोमेटोप्लाज्म जो होता है वो कायिक कोशिका में पाया जाता है और इसके अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होते हैं। और जर्म प्लाज्म जो होता है वो लैंगिक अंगों में पाया जाता है, जननांगों में पाया जाता है। इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। वो एक पीढ़ी से क्या होते हैं, दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत स्थानांतरित होते जाते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि मेंडल जो है उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए और आनुवांशिकता के नियम प्रतिपादित किए। इस वजह से आनुवांशिकता का जनक जो है जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। अभी विस्तृत उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, वो उन्होंने क्या क्या शोध किए, ये सब पीपीटी के माध्यम से आपको अभी समझा दिया जाएगा। और मेंडल के जो नियम हैं उनकी फिर पुनः खोज की गई 1900 के अंतर्गत, जो है हॉलैंड के हुगो डीब्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के इरिन वॉन शेरमैक के द्वारा इनके जो है नव मेंडलवाद के नाम से मेंडल के नियमों की पुनः खोज की गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेंडल हैं उसे हम आनुवांशिकता के पिता कहते हैं।
अब पीपीटी से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम कि क्या जानकारी है, थोड़ा क्विक हमारा जो है रिवीजन जो है जल्दी हो जाएगा। तो देखते हैं हम कि आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का जो अध्ययन है वो विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। याद रखिएगा, आप लोग समझाया था आप लोगों को कि आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकता का मतलब आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, स्थानांतरित होते जाते हैं। विभिन्नताएं एक जाति के सदस्यों में जो जीनी संरचना होती है और शारीरिक जो संरचना होती है उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अलग अलग विभिन्नता होती हैं। विभिन्नता भी दो प्रकार की होती है, तो कायिक विभिन्नता होती है और एक होती है जनिक विभिन्नता होती है। देखना आप लोग, विभिन्नताएं भी दो प्रकार की बताई, एक तो कायिक विभिन्नताएं जो अभी मैंने बताया था, सोमेटिक जो वेरिएशन होता है सोमेटोप्लाज्म में, ये वातावरणीय प्रभाव के कारण होती है और आनुवांशिक नहीं होती है। जो वातावरण के प्रभाव में जो विभिन्नताएं अर्जित की जाती है, जो परिवर्तन होते हैं वो आनुवांशिक नहीं होते हैं। जनिक विभिन्नताओं की जो बात करते हैं तो जीनी संरचना में जो परिवर्तन होता है वह आनुवांशिक होता है। ये दो प्रकार के बता दी विभिन्नता, एक तो सतत विभिन्नता होती है और एक असतत विभिन्नता होती है। सतत का मतलब है जो धीरे धीरे आती है और असतत का मतलब है जो अचानक आ जाती है, जैसे उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन किसे कहेंगे कि जीवों में होने वाले अचानक जो परिवर्तन होते हैं उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, जैसे मेंडल जो है, याद रखने वाली बातें क्वेश्चन है अपने आप में सभी है कि मेंडल जो है आनुवांशिकता के नियम दिए इन्होंने, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता के पिता कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि आनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं, तो जॉन ग्रेगर जो मेंडल हैं उन्हें आनुवांशिकता के नियम दिए थे, इस वजह से आनुवांशिकता का पिता कहते हैं या आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। बैटसन इंपॉर्टेंट याद रखना आप लोग, आनुवांशिकी जो जेनेटिक्स से जो शब्द हैं वो किसके द्वारा दिया गया था, बैटसन के द्वारा, और इन्हें आनुवांशिकी का आधुनिक पिता कहा जाता है। उसे आनुवंशिकी का पिता और इसे आधुनिक पिता कहा जाता है, किसको, बैटसन को कहते हैं। उसके बाद आता है अर्जित लक्षणों की वंशागति का जो सिद्धांत था वो लेमार्क के द्वारा दिया गया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जैसे पहले सांप के पैर हुआ करते थे, लेकिन वो बिल में जब प्रवेश करता था तो उसके बाधा आती थी उससे, तो उसने अपने पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे उसके पैर विलुप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार के जो अर्जित लक्षणों की जो वंशागति का जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था, लेमार्क के द्वारा दिया गया था, जो अभी वर्तमान समय में मान्य नहीं है। मार्गन जो है उन्होंने प्रायोगिक आनुवांशिकी जो है उसका जनक कहते हैं मार्गन को। इन्होंने भी आनुवांशिकी संबंधित प्रायोगिक प्रयोग किए, इस वजह से मार्गन को प्रायोगिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। जर्म प्लाज्म का जो सिद्धांत अभी मैंने आप लोगों को समझाया है कि प्राणी विजमेन के द्वारा दिया गया था सिद्धांत ये। और प्राणी में दो प्रकार के जो लिक्विड होते हैं बॉडी में, एक तो जर्म प्लाज्म होता है, एक सोमेटोप्लाज्म होता है। जर्म प्लाज्म लैंगिक जननांगों में पाया जाता है, इसमें होने वाला परिवर्तन वंशानुगत होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। और सोमेटोप्लाज्म जो होता है वो कायिक कोशिका में पाया जाता है और इसमें वाला परिवर्तन जो है वंशानुगत नहीं होता है। उसके बाद आगे बात करते हैं, देखिए आप लोग मेंडल के नियमों की पुनः खोज। मेंडल की जो है उन्होंने अपने आनुवंशिकता के नियम दिए, उसको 1900 के अंतर्गत जो है वापस पुनः खोज की गई, उसे नव मेंडलवाद कहते हैं। याद रखना आप लोग, क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की थी, हॉलैंड के वैज्ञानिक है हुगो डीब्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमैक के द्वारा मेंडल के नियमों की पुनः खोज की गई थी। याद रखना आप लोग, हॉलैंड के तो डीब्रीज हैं, जर्मनी के कार्ल कोरेंस हैं और ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमैक के द्वारा मेंडल के नियमों की पुनः खोज की गई थी। इस वजह से इस नियमों को नव मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए आप लोग कुछ बात करते हैं अपन गुणसूत्र। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे गुणसूत्र होते क्या हैं। देखो गुणसूत्र क्या होते हैं, केंद्रक में पाए जाने वाले जो धागे नुमा संरचना होती है, कहाँ पाई जाती है, केंद्रक में। केंद्रक में जो धागे नुमा जो संरचनाएं होती है, कुंडलित संरचनाएं, धागे नुमा कुंडलित संरचनाएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। याद रखना आप लोग, केंद्र गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं, धागे नुमा कुंडलित संरचना होती हैं। और गुणसूत्र जो हैं उन जो सिद्धांत था गुणसूत्र का वो किसके द्वारा दिया गया था, सट्टन और बॉवेरी के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है सारा क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछा जाएगा, देखना परीक्षा में। और गुणसूत्र की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, स्ट्रासबर्गर के द्वारा की गई थी।
गुणसूत्र का जो नाम है वो W वॉल्डेयर के द्वारा दिया गया था। तीनों टर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग कि गुणसूत्र किसे कहते हैं, केंद्रक में धागे नुमा जो कुंडली संरचनाएं होती हैं उन्हें गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र जो होते हैं सिद्धांत सटन और बोवेरी के द्वारा दिया गया। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर के द्वारा की गई। तो गुणसूत्र का जो नाम है W वॉल्डेयर के द्वारा दिया गया। और आनुवांशिकी शब्द पहले पढ़ लिया हमने, किसके द्वारा दिया गया था, बैटसन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखना आप लोग कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल, जो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव्य होता है। यही आनुवांशिक पदार्थ है जिससे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। अभी समझेंगे इसके बारे में भी। तो डीएनए का डबल स्टैंड जो मॉडल था वो किसके द्वारा दिया गया था, वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल स्टैंड जो कुंडलित मॉडल है, द्विरज्जुकी कुंडलित मॉडल जो है, किसके द्वारा दिया गया था, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। और 1962 में इस महान कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए का द्विरज्जुकी कुंडलित मॉडल किसके द्वारा दिया था, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था 1953 में। और इस कार्य के लिए उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा दिया गया था, वॉटसन के द्वारा दिया गया था। जो ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य क्या है कि मानव जाति में आनुवांशिक जो विकार पाए जाते हैं वो किन जीन के कारण हो रहे हैं, किन जीन के परिवर्तन से आनुवांशिक रोग हो रहे हैं, उनकी जानकारी करके मनुष्यों को रोगों से मुक्ति दिलाना इस प्रोजेक्ट जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। तो आपसे पूछा जा सकता है सीधा सा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है किसके द्वारा दिया गया था, वॉटसन के द्वारा दिया गया था। उद्देश्य देखेंगे हम, मानव जाति में आनुवांशिक जो विकार होते हैं उनके जीनों की पहचान करके हम रोगों से मानव को मुक्ति दिला सकते हैं। किस प्रोजेक्ट के द्वारा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा। आ चुका होगा समझ में आप लोगों को। वापस रिपीट करते हैं कि गुणसूत्र सिद्धांत जो था किसके द्वारा दिया गया था, सटन और बोवेरी के द्वारा दिया गया था। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर के द्वारा की गई थी। गुणसूत्र का नाम वॉल्डेयर के द्वारा दिया गया था। और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाने वाली धागे नुमा जो संरचना होती है उसे गुणसूत्र कहते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल जो होता है डीएनए है और आरएनए होता है। तो डीएनए का डबल स्टैंड जो कुंडलित मॉडल है वो वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉटसन के द्वारा दिया गया था। यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब आनुवांशिकी से संबंधित कुछ शब्दावली जो है वो हम थोड़ा पढ़ते हैं, क्या क्या शब्दावली हैं जो काम आती है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। सबसे पहले आएगा जीन, याद रखिएगा आप लोग, जीन क्या होता है। जीन जो होता है वो लक्षण जो होते हैं, आनुवांशिक लक्षण, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का जो काम होता है। और उनकी जो अभिव्यक्ति होती है और उनकी जो वंशागति होती है वो किसके कारण होती है, जीन के द्वारा होती है। याद रखना आप लोग, जीवों में जितनी प्रकार के लक्षण प्रकट हो रहे हैं और जितने प्रकार के लक्षण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं वो किसके कारण होते हैं, जीन के द्वारा ही होते हैं। और जीन कहाँ पाए जाते हैं, जीन जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं और गुणसूत्र में ये पाए जाते हैं। और जीन में जो होती है वो 3 प्रकार की इकाइयां होती है, तो सिस्ट्रोन होती है, एक रेकॉन होती है और एक म्यूटोन होती है। याद रखने वाली बात है, जीन जो होते हैं किसके बने होते हैं, सबसे पहले डीएनए के बने होते हैं। जीन में 3 प्रकार की यूनिट्स होती है, एक तो सिस्ट्रोन होती है, रेकॉन होती है, म्यूटोन होती है। तो सिस्ट्रोन इकाई है वो क्रियात्मक इकाई होती है जीन की। रेकॉन जो होती है वह पुनः संयोजन की इकाई होती है। और म्यूटोन जो होती है वो उत्परिवर्तन की इकाई होती है। जैसा भी हमने पढ़ा कि जीवों में अचानक जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो जीन के बारे में देखना आप लोग, जीवों के लक्षणों की अभिव्यक्ति और वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं। जीन का जो नामकरण है जैसे जीन और जैसे जॉनसन के द्वारा दिया गया था। जीन किसके बने होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। डीएनए के बने होते हैं। जीन की कितनी इकाइयां होती है, 3 इकाइयां होती हैं, सिस्ट्रोन, रेकॉन और म्यूटोन। सिस्ट्रोन क्रियात्मक इकाई होती है, रेकॉन पुनः संयोजन की या जीन विनिमय की या क्रॉसिंग ओवर की जो इकाई होती है वो रेकॉन होती है। और म्यूटोन जो होती है उत्परिवर्तन की इकाई होती है। जीवों में जो अचानक लक्षण उत्पन्न होते हैं वह म्यूटोन इकाई में परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। एक जीन और एक एंजाइम, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन,
मतलब एक जीन जो होता है वो एक एंजाइम जो है उसको कंट्रोल करता है। उसकी संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? बीडल और टेटम के द्वारा दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। एक जीन एक एंजाइम संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? बीडल और टेटम के द्वारा दी गई थी। उसके बाद आता है जीनोम, वेरी वेरी मोस्ट। जीनोम क्या होता है? देखो जीनोम का मतलब क्या होता है? जीवों में उपस्थित गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय, एक शॉर्ट फॉर्म में रखेंगे, गुणसूत्र का अगुणित समुच्चय क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। देखिए आप लोग, जैसे मनुष्य में 2n बराबर कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो ये जो 2n बराबर 46 होते हैं, इसको तो बोलते हैं कैरियोटाइप। क्या बोलते हैं इसको? कैरियोटाइप, ये केंद्र प्रारूप कहते हैं इसको। और n बराबर जो है 46/2 कर देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? 23। तो ये जो अगुणित समुच्चय होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? जीनोम कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, आपसे पूछा जा सकता है कि जीनोम किसे कहते हैं, तो आप याद रखेंगे गुणसूत्रों का अगुणित जो सेट होता है, अगुणित समुच्चय होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जीनोम कहते हैं। कैरियोटाइप किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द्विगुणित गुणसूत्र जो 2n बराबर 46 जो सेट होता है, 2n बराबर जो है 46 जो मनुष्य में सेट होता है गुणसूत्र का, द्विगुणित गुणसूत्रों का जो सेट होता है उसे हम कैरियोटाइप कहते हैं। वापस रिपीट करता हूं मैं, जैसे द्विगुणित जो सेट होता है गुणसूत्र का, द्विगुणित जो सेट होता है 2n बराबर 46, इसे कैरियोटाइप कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कैरियोटाइप कहते हैं। और 2n बराबर 46 और n बराबर 46/2 बराबर n बराबर 23। तो ये जो अगुणित जो समुच्चय होता है उसे हम जीनोम कहते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे इस चीज को। तो जीनोम पूछे तो अगुणित समुच्चय, कैरियोटाइप पूछे तो द्विगुणित समुच्चय। उसके बाद आता है, देखिए अगली परिभाषा आती है गुणसूत्र आलेख। गुणसूत्र आलेख का मतलब क्या होता है कि जो हमारे समजात जो गुणसूत्र होते हैं, समजात जो गुणसूत्र होते हैं जो आकार आकृति में समान होते हैं, उनको आकार के घटते हुए क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाता है तो उसको गुणसूत्र आलेख कहा जाता है। समजात गुणसूत्रों को आकार के घटते हुए क्रम में यदि व्यवस्थित किया जाता है तो उसे हम गुणसूत्र आलेख कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र आलेख कहते हैं। समझ में क्यों होंगे आप लोग कि यहाँ पर हमने 3-4 जो टर्म है उसके बारे में पढ़ा कि जीनोम गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय कहलाएगा, कैरियोटाइप गुणसूत्रों का द्विगुणित समुच्चय कहलाएगा, और समजात गुणसूत्रों को जब हम आकार के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम गुणसूत्र आलेख कहते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग, मेंडलवाद के बारे में हम पढ़ते हैं कि मेंडलवाद जो है वो क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा परीक्षा में कि मेंडलवाद जो था, आनुवंशिकता जो नियम है किसके द्वारा दिए गए थे? जॉन जो ग्रेगर मेंडल है उनके द्वारा दिया गया था। इनका जो जन्म है 22 जुलाई 1822 को हुआ था। 22 जुलाई 1822 को मेंडल का जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु है 6 जनवरी 1984 को हुई थी। और इनको जो चिरकालिक वृक्कशोथ जो इनको बीमारी थी किडनी से संबंधित, उससे ये इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखना आप लोग। वापस बता रहा हूं, मेंडलवाद जॉन ग्रेगर मेंडल के द्वारा जन्म जो है 22 जुलाई 1822 को इनका, और मृत्यु हुई थी इनकी 6 जनवरी 1984 को। और वृक्कशोथ जो था, इनको किडनी से संबंधित प्रॉब्लम थी। देश जो है कहाँ के रहने वाले थे? ये ऑस्ट्रिया के। प्रांत कौन था? हेजेंडॉर्फ। जिला कौन सा था? ब्रून। और गांव था सेल्सिया, इनका गांव था। ये इनका बायोडाटा है। इससे संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मेंडल से संबंधित क्या क्या बातें हैं। तो आपको याद रखना, जन्म तो इस समय हुआ था, मृत्यु हुई थी, मृत्यु के समय ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन से रोग से ग्रसित थे? ये चिरकालिक वृक्कशोथ जो रोग था उससे ये पीड़ित थे मृत्यु के समय, और ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, याद रखना। और ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि मेंडल का प्रायोगिक पादप क्या था? आंसर क्या जाता है? पाइसम सेटाइवम, जिसे बोलते हैं उद्यान मटर। क्या बोलते हैं उसे? हम उद्यान मटर कहते हैं। और उन्होंने 57 से 65 तक 8 वर्ष तक प्रयोग किए थे इनके। उसके बाद देखना आप लोग, इनका प्रयोगों का प्रकाशन, यहां से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। कैसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इनका प्रयोग का प्रकाशन जो आता किस पत्रिका में हुआ था? इस पत्रिका का नाम कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून जो है उसके अंतर्गत जो है इनके प्रयोग का प्रकाशन हुआ था।
और शीर्षक था पादपों पर संकरण प्रयोग। इन्होंने पादपों पर संकरण प्रयोग किए थे, वो इसके अंतर्गत प्रस्तावित जो है शीर्षक के रूप में प्रकाशित हुआ था, याद रखना हम लोग। कौन सी पत्रिका है? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ जो ब्रून है, उसके अंतर्गत इनके जो प्रयोग हैं वह प्रकाशित हुए थे। उसका शीर्षक का नाम था पादपों पर संकरण प्रयोग, याद रहिएगा आप लोगों को। उसके बाद याद रखना आप लोग, नवमेंडलवाद के बारे में पहले भी बात की थी कि 1900 ईस्वी के अंतर्गत जो है मेंडल की मृत्यु के बाद 16 वर्ष बाद इनके नियम प्रकाशित हुए। कौन कौन से वैज्ञानिक थे अभी बताया मैंने आपको, पहले ही रिपीट कर लिया अपन ने। ये हॉलैंड के डीब्रीज हैं, जर्मनी कार्ल कोरेंस है, और ऑस्ट्रिया के इरीन वॉन शेनमेक जो हैं, इरिक वॉन शेनमेक, इनके द्वारा इसके नियमों की पुनः खोज की गई और नवमेंडलवाद प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए आगे, मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 जोड़ी, कितने जोड़ी याद रखना आप लोग, मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को चुना, क्योंकि मटर का जो पौधा था उसमें 7 जोड़ी जो विपरीत लक्षण थे वो स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहे थे। द्विबीजपत्री पौधा होता था मटर का, जब इसको तोड़ते हैं तो 2 बीज हो जाते हैं वो। उसके बाद देखो, मेंडल के द्वारा प्रयुक्त जो आनुवांशिक शब्दावली है विपुंसन, सबसे पहला आता है विपुंसन। विपुंसन का मतलब क्या होता है? चुने गए जो मादा पुष्प से उनके सरों को काटकर हटा देना विपुंसन कहलाता है। क्योंकि मटर का जो पौधा था वो द्विलिंगी पादप होता है, तो उसमें से क्या किया इन्होंने कि जो मादा पुष्प थे उनको क्या कर दिया इन्होंने, मादा पुष्प से पुंकेसर जो थे उनको जो है काट कर हटा देना, क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। मतलब पुंकेसर को हटाना, आपको तो याद रखना है कि पुंकेसर को हटाना क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। उसके बाद होता है विपुंसन क्यों किया गया? स्वपरागण रोकने के लिए, क्योंकि उसके परागकण जो हैं उसी मादा पुष्प पर गिर जाएंगे तो उसको स्वपरागण कहेंगे और पौधा जो होगा निषेचित हो जाएगा। इस वजह से स्वपरागण को रोकने के लिए क्या किया इन्होंने? विपुंसन किया, याद रखना आप लोग। दूसरा होता है थैलीकरण, नंबर 2। थैलीकरण का मतलब है विपुंसित पुष्प को थैली से ढक दिया। थैली से ढकने का कारण क्या था? अवांछित परपरागण को रोकने के लिए, जो अवांछित जो परपरागण हो जाए उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या करा, जो विपुंसित पुष्प था उसको एक थैली से कवर कर दिया। उसके बाद तीसरा जो शब्द है इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है, कारक किसे कहते हैं? किसी लक्षण विशेष को नियंत्रित करने वाली जो रचना होती है उसको उन्होंने क्या कहा? कारक कहते हैं। जैसे लंबापन के लिए कैपिटल टी आता है, तो इस प्रकार जो है लक्षण, जो बोनेपन के लिए स्मॉल टी आता है। तो किसी लक्षण विशेष को नियंत्रित करने वाली जो रचना होती है उसको कारक कहा, और जॉनसन ने इसको कारक को क्या नाम दिया? जीन कहा। पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद देखना आप लोग, युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी किसे कहेंगे हम? युग्म विकल्पी उसे कहते हैं कि जीन के किसी गुण के 2 विकल्प जो होते हैं वह युग्म के रूप में होते हैं, उन्हें युग्म विकल्पी कहते हैं। जो समजात जोड़ी गुणसूत्र पर समान स्थिति में मौजूद होते हैं, गुणसूत्र पर समान स्थिति में मौजूद होते हैं, उन्हें हम ये बोलते हैं युग्म विकल्पी कहते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे, युग्म विकल्पी कहते हैं मतलब जीन जो होता है उसके ऊपर 2 युग्म जो विकल्प होते हैं वो उपस्थित होते हैं, एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी हो सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं समयुग्मजी। समयुग्मजी के मतलब है एलील के जो कारक के दोनों विकल्प समान लक्षणों वाले हों और शुद्ध होते हों। जैसे अपन बात करते हैं कैपिटल टी बिल्कुल दोनों जो हैं समान हैं, वो शुद्ध लंबेपन को दर्शा रहे हैं। स्मॉल टी जो हैं वो शुद्ध बोनेपन को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ दोनों कारक जो हैं वो समान हैं, कैपिटल टी हैं या स्मॉल टी हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? समयुग्मजी कहेंगे। और विषम युग्मजी में क्या होगा? एक तो कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा, तो इसे क्या बोलेंगे? हम विषम युग्मजी कहेंगे। समझ चुके होंगे आप। युग्म विकल्पी मतलब एक लक्षण के 2 विकल्प होना क्या कहलाएगा? युग्म विकल्पी कहलाएगा। समयुग्मजी दोनों समान होंगे, टी दोनों कैपिटल हो, दोनों स्मॉल हो, तो उसे समयुग्मजी कहेंगे। एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो तो उसे क्या बोलेंगे? अपन विषम युग्मजी कहेंगे। इसके बाद देखते हैं हम आगे बात। विषम युग्मजी बता दिया मैंने, दोनों विकल्प क्या हो? असमान हो। जैसे एक तो कैपिटल टी हो या कैपिटल आर या स्मॉल आर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? विषम युग्मजी कहेंगे। उसके बाद आता है, देखो अगली टर्म क्या यूज की उन्होंने? फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब बाहरी लक्षण। ऐसे याद रखेंगे, अब अपन किसी को देखते हैं और बाहर से बता देते हैं कि ये लड़का गोरा है, या ये पुष्प जो है किस रंग का है, ये पत्ती किस रंग की है। इस प्रकार हम बाहर से देखकर जो लक्षण अगर देख लेते हैं तो उसे हम फिनोटाइप कहेंगे। और जीन की जो संरचना है उसके आधार पर अगर अपन लक्षण
को देखेंगे तो उसको बोलेंगे जीनोटाइप कहेंगे। याद रखना आप लोग, फिनोटाइप किसे कहेंगे, लक्षण प्रारूप जो होता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि फिनोटाइप किसे कहा, मेंडल ने फिनोटाइप किसे कहा, कि जो लक्षण हमें बाहर से देखने से ही पता लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। किसी लक्षण का जो बाहरी स्वरूप होता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं या लक्षण प्रारूप कहते हैं। फिनोटाइप जो होता है, एक संकरण जो प्रयोग कर था उसका फिनोटाइप जो होता है 3:1 है। ये क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में कि जो एक संकरण प्रयोग का फिनोटाइप कितना होता है, 3:1 होता है। और द्विसंकरण प्रयोग का जो फिनोटाइप होता है वो 9:3:3:1 होता है। याद रखना आप लोग, ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं कि एक संकरण प्रयोग जो होता है उसका फिनोटाइप जो होता है वो 3:1 होता है। बाहर से देखने से पता लग जाता है कि पौधे लंबे हैं या बोने हैं, तो वह फिनोटाइप। और आंतरिक जो संरचना के बारे में जीनी संरचना से पता लगता हो तो उसे हम जीनोटाइप कहेंगे। तो एक संकरण प्रयोग का जो फिनोटाइप है वो तो होता है 3:1, और द्विसंकरण प्रयोग का जो फिनोटाइप होता है 9:3:3:1 होता है। याद रखना आप लोग, एक संकरण का फिनोटाइप 3:1 होता है और द्विसंकरण का जो होता है वो क्या होता है, 9:3:3:1 होता है। रिमेंबर रखना आप लोग ये द्विसंकरण का। उसके बाद देखना आप लोग कि जीनोटाइप क्या होता है, बताया आप लोगों को कि जो जीनी जो संरचना होती है उसको प्रकट करता हो उसे हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप कहते हैं। एक संकरण जो प्रयोग है उसका जीनोटाइप क्या होता है, 1:2:1 होता है। याद रखना आप लोग, अभी पढ़ेंगे इनको अपन। 1:2:1 जो होता है वो क्या होता है, एक संकरण जो प्रयोग है उसका जीनोटाइप होता है। और द्विसंकरण जो प्रयोग है उसका जीनोटाइप क्या होता है, याद रखना आप लोग, 122:41 जो है 21:21। याद रखना आप लोग इसको, 122:41:21 ऐसे कंटिन्यूटी में याद रख सकते हैं अपन। 122 आगे फिर 41 पे 21:21। इस प्रकार जो है एक संकरण का जीनोटाइप हमें पता लगा 1:2:1 होता है। द्विसंकरण प्रयोग के लिए जो जीनोटाइप होता है वो 1:122:41:21 को कंटिन्यूटी में याद रख लेंगे हम। इस प्रकार हमने जीनोटाइप का मतलब समझा और फिनोटाइप का मतलब समझा। उसके बाद देखना आप लोग प्रभावी लक्षण क्या होता है। जब अपन क्या कराते हैं कि दो पौधों में क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी के अंतर्गत जो लक्षण प्रकट हो जाता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहेंगे। तो प्रभावी लक्षण देखना आप लोग कि जब F1 पीढ़ी के अंतर्गत अपन क्रॉस कराते हैं तो जो लक्षण प्रकट हो जाता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी में कैपिटल टी जो है प्रभावी होता है और ये क्या करता है, अपने लक्षण प्रकट कर देता है। कैपिटल टी जो था वो किसको बता रहा था, शुद्ध लंबे पौधों को। स्मॉल टी किसको बता रहा है, शुद्ध बोने पौधों का। जब इसका क्रॉस हुआ तो क्या एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसमें कैपिटल टी जो था वो अपना प्रभाव क्या करता है, प्रकट करता है। इस वजह से इसको प्रभावी लक्षण कहेंगे। और स्मॉल टी जो है वो अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पा रहा, उसे अप्रभावी लक्षण कहेंगे। तो अप्रभावी लक्षण, जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, अप्रभावी लक्षण कहेंगे। जैसे स्मॉल टी वाला आपको एग्जाम्पल समझाया भी आपको। उसके बाद देखना आप लोग मेंडल के प्रयोग। सबसे पहला प्रयोग जो था मेंडल का वो था एक संकरण प्रयोग। मेंडल का एक तो एक संकरण प्रयोग, द्विसंकरण प्रयोग। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक संकरण प्रयोग। एक संकरण का मतलब होता है एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर उन्होंने प्रयोग किया, और एक जोड़ी जो लक्षण होते हैं उनके बीच में उन्होंने क्रॉस कराया और उससे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसे हम एक संकरण प्रयोग कहेंगे। जैसे अपन बात करते हैं, उन्होंने एक तो लंबापन लिया और एक बोनापन लिया। तो लंबेपन के लिए प्रभावी माना कैपिटल टी को और बोनेपन के लिए जो था वो स्मॉल टी को माना। तो कैपिटल टी तो क्या था, प्रभावी था, और स्मॉल टी क्या था, अप्रभावी था। तो देखते हैं हम कि एक जोड़ी जो विपरीत जो लक्षण होते हैं उनको लेकर जो क्रॉस कराया उसको एक संकरण प्रयोग कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं एक जोड़ी लक्षण में, एक तो पौधे का लंबाई में लिया तो पौधा एक तो लंबापन हो गया और दूसरा हो गया बोनापन। एक तो लंबापन और एक बोनापन। तो लंबेपन का के लिए तो कैपिटल टी और बोनेपन के लिए स्मॉल टी उन्होंने यूज किया। तो जैसे अपन बात करते हैं लंबेपन के लिए पौधा था कैपिटल टी और बोनेपन के लिए स्मॉल टी। तो यहाँ से एक युग्म आया कैपिटल टी और एक आया स्मॉल टी। तो दोनों में जब क्रॉस हुआ तो क्या F1 पीढ़ी में रिजल्ट क्या मिला, हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। देखना आप लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं तो जब इसका क्रॉस होगा पूरा तो कैपिटल टी
फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको अपन ने एक बार इससे कराया, फिर इससे कराया, फिर एक बार इसको कराया, इसको कराया। तो इस प्रकार हमारे पास रिजल्ट दिख रहा है आप लोगों को कि कैपिटल टी तो जो है शुद्ध लंबा पौधा है वो 1 प्राप्त हो रहा है। 2 है कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 प्राप्त हो रहे हैं, मतलब संकर लंबे हैं, और 1 प्राप्त हो रहा है स्मॉल टी। ये क्या है? शुद्ध बोना पौधा है। तो ये हमें कैसे पता लगा? देखिए हमें कैसे पता लगा, ये हमें जीनी संरचना से पता लगा। हम देख रहे हैं कैपिटल टी क्या है? बड़ा है, दूसरे में भी कैपिटल टी बड़ा है, तीसरे में भी कैपिटल टी बड़ा है, मतलब 3 पौधे कैसे होंगे? लंबे होंगे देखने पर। तो यहाँ पर फिनोटाइप की बात करूं मैं, आप इस चित्र से देखना कि हम देख रहे हैं इसमें कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी, तो फिनोटाइप क्या होगा? 3, और शुद्ध बोना कितना हो जाएगा? 1। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद देखना जीनोटाइप। अब जीनोटाइप कैसे देखेंगे हम? जीनोटाइप के मैं बताया आपको, जीनोटाइप में कैसे देखेंगे? इसमें देखना 1 पौधा शुद्ध लंबा 1, 2 पौधे संकर लंबे बिल्कुल, और 1 पौधा क्या है? शुद्ध बोना है। तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा? 1:2:1। समझ चुके होंगे आप लोग कि एक संकर जो प्रयोग था मेंडल का, उसका जो फिनोटाइप है उसमें हमने देखा यहाँ भी कैपिटल टी, यहाँ भी कैपिटल टी, यहाँ भी कैपिटल टी, मतलब 3 पौधे लंबे हैं और 1 पौधा बोना है। 3:1 हो गया। अब जीनोटाइप मतलब जीनी संरचना को ढंग से देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर देखेंगे कैपिटल टी मतलब शुद्ध लंबा पौधा हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब शुद्ध बोना संकर पौधा हो गया ये। और फोर्थ में स्मॉल टी का मतलब क्या है? ये शुद्ध बोना पौधा हो गया। तो एक संगठन प्रयोग का फिनोटाइप हम समझ चुके हैं कि 3:1 होगा, और जीनोटाइप क्या होगा? 1:2:1 होगा। याद रखना, क्वेश्चन आएगा परीक्षा में कि एक संगठन प्रयोग का जीनोटाइप क्या होता है? 1:2:1 होता है, और फिनोटाइप क्या होता है? 3:1 होता है। अब अगला पढ़ते हैं अपन, देखना आप लोग, द्विसंकरण प्रयोग। द्विसंकरण, एक संकरण में एक जोड़ी लक्षणों को लेकर प्रयोग किया गया था। तो द्विसंकरण प्रयोग में नाम से पता लग रहा है कि 2 जोड़ी जो विपरीत लक्षण वाले जो पौधे होते हैं उनको लेकर जो क्रॉस किया जाता है उसे द्विसंकरण प्रयोग कहते हैं। आपको यहाँ इतना सा याद रखना है कि एक जोड़ी लक्षणों को लेकर किया एक संकरण प्रयोग, और 2 जोड़ी जो लक्षण होते हैं उनको लेकर किया गया प्रयोग जो होता है वो क्या कहलाएगा? द्विसंकरण प्रयोग कहलाएगा। जैसे अपन 2 लक्षण की बात करें तो जैसे अपन ने ले लिया बीज की आकृति, तो बीज की आकृति में या तो बीज गोल होगा या झुर्रीदार होगा। दूसरा लक्षण लिया हमने बीज पत्र का रंग, बीज पत्र पीला रंग का हो सकता है या हरा रंग का हो सकता है। तो अपन बात करते हैं कि पहला जो लक्षण था हमारा बीज की आकृति, तो बीज की आकृति में जो हम बात कर रहे हैं कि जो गोल था उसके लिए हमने आर का उपयोग किया, इसको प्रभावी माना, और इसका जो अपोजिट जो लक्षण होगा वो झुर्रीदार होगा, इसको अपन ने स्मॉल आर माना। तो एक जोड़ी लक्षण हो गया ये। दूसरा जोड़ी लक्षण क्या था? बीज पत्र का रंग। बीज पत्र मतलब पीला मतलब प्रभावी होगा, और इसका अपोजिट कौन सा होगा? हरा, जो अप्रभावी होगा। तो यहाँ हमने 2 जोड़ी जो लक्षण हैं उनके बीच में क्रॉस कराया। तो सीधा आप लोगों को तो यहाँ से ये याद रखना है कि इसका जो फिनोटाइप आएगा, यहाँ से याद रखना आप लोग, इसका जो फिनोटाइप आएगा वो कितना होगा? 9:3:3:1 होगा। और इसका जो जीनोटाइप है, इसकी जो जीनोटाइप की बात करेंगे हम तो 122, 41, 21 और 21 होगा। याद रखना आप लोग कि फिनोटाइप 9:3:1 होगा, और जीनोटाइप जो कंटिन्यूटी में याद रख लेंगे 122, 41, 21, 21 क्या होगी? इसकी जीनोटाइप की संरचना होगी। समझ चुके होंगे आप लोग जो हैं कि एक संकरण प्रयोग क्या होता है और द्विसंकरण प्रयोग क्या होता है। अब अपन बात करेंगे, अगली बात करेंगे टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे हम। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? देखना आप लोग, क्वेश्चन आ सकता है इस लेवल पे भी आपके कि जो बैक क्रॉस होता है उसमें 2 प्रकार के क्रॉस होते हैं। जो बैक क्रॉस होता है उसमें हम संकर पूर्वज क्रॉस भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि F1 जो पीढ़ी का जो रिजल्ट होता है उसका अप्रभावी और प्रभावी जनक के साथ हम क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। जब हम अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अप्रभावी जनक के साथ जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, और प्रभावी जनक के साथ जब क्रॉस कराते हैं तो उसे हम बाह्य क्रॉस कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग कि F1 पीढ़ी का जब अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है, अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यहां से यही क्वेश्चन आएगा परीक्षा में कि टेस्ट क्रॉस किसे कहेंगे?
तो F1PD का किससे क्रॉस कराया? अप्रभावी जनक से। ज्यादा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना आपको। अप्रभावी से क्रॉस होगा तो टेस्ट क्रॉस कहलाएगा, और F1PD का प्रभावी से क्रॉस कराया तो वो क्या कहलाएगा? बाह्य क्रॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाह्य क्रॉस कहलाएगा। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं, संकर पूर्वज क्रॉस कहते हैं। आपसे पूछे जाएंगे पहला क्रॉस टेस्ट क्रॉस, दूसरा क्रॉस जो है बाह्य क्रॉस। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा कि टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? F1PD का अप्रभावी से क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाएगा, F1PD का प्रभावी से क्रॉस जो होता है उसको बाह्य क्रॉस कहेंगे। समझ लेते हैं हम इसको। हम थोड़ा सा देखो, सबसे पहले है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? देखो, टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है? जीनोटाइप को ज्ञात करने के लिए। टेस्ट क्रॉस जो है जीनोटाइप को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि F1PD का अप्रभावी जनक जो होता है उसके साथ क्रॉस करा दिया हमने। इसमें क्या होगा? जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या आएंगे? समान आएंगे। तो देखना आप लोग कि F1PD का अप्रभावी जो है, जैसे F1PD में हमें रिजल्ट मिला था, याद करिएगा आप लोग, एक तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला था अपन ने। तो ये अप्रभावी जो जनक हैं स्मॉल टी इससे क्रॉस कराया तो इसमें दो युग्मक बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ देखना आप लोग, इनका जो क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो क्या होगा? दो तो ये प्राप्त हो गए और दो ये प्राप्त हो गए, तो 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जीनोटाइप भी 1:1 है और फिनोटाइप भी 1:1 है। याद रखना, आपको दशक याद रखना है कि जो टेस्ट क्रॉस होता है उसमें अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है। इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों समान आते हैं। अब अगली बात करते हैं अपन किसकी? बाह्य क्रॉस की बात करते हैं। तो बाह्य क्रॉस में क्या होता है कि प्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है। देखना आप लोग कि बाह्य क्रॉस में क्या था? जो F1PD का जो रिजल्ट था कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका हमने क्या करा? प्रभावी जो जनक है कैपिटल टी इसके साथ हमने क्या करा? क्रॉस कराया है। तो अब आप लोग देख रहे होंगे इसके अंतर्गत कि यहां से भी दो युग्मक बने, यहां से भी दो युग्मक बने। इसका रिजल्ट देखेंगे, देखो एक पौधा जो था, एक पौधा तो क्या था? बिल्कुल शुद्ध लंबा है। यहाँ देखेंगे ये पौधा संकर है, ये पौधा भी संकर है, ये पौधा भी क्या है? संकर है। लेकिन हम देखेंगे कि इसका अगर 22 बाहर से देखें फिनोटाइप में तो सभी पौधे क्या होंगे? लंबे होंगे। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फिनोटाइप में क्या होंगे? सारे पौधे जो हैं 100% जो पौधे हैं वो क्या होंगे? लंबे होंगे, क्योंकि लंबापन क्या है? प्रभावी है यहाँ पर। उसके बाद देखना आप लोग इसका जीनोटाइप कैसे देखेंगे अपन? जब जीनोटाइप देंगे तो 2:2 प्राप्त हो रहा है, तो अपन क्या है? 1:1, मतलब शुद्ध लंबे पौधे और अशुद्ध लंबे पौधे। तो इस प्रकार अपन यहाँ कह सकते हैं कि प्रभावी के साथ अगर क्रॉस कराते हैं तो उसको बाह्य क्रॉस कहेंगे, और अप्रभावी के साथ अगर क्रॉस कराते हैं F1PD का तो उसको टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखना आप लोग मेंडल के नियम की बात कर रहे हैं। तो मेंडल ने जो नियम दिए थे, याद होगा आप लोगों को, मेंडल के जो 3 नियम हैं वो है, याद है आपको? एक तो सबसे पहले नियम कौन सा था? प्रभाविता का नियम था, पृथक्करण का नियम था, स्वतंत्र अपयूहन का नियम था। तो मेंडल के जो हैं वो नियम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मेंडल के नियम कौन से हैं। तो आपको नाम तीनों के याद रहना चाहिए, डिटेल भला याद हो या नहीं रहे आपको, क्योंकि इस स्तर पे जो है नाम याद रहे वही काफ़ी रहेगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले लेकिन समझ तो पूरा लेते हैं हम कि मेंडल के नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होता है कि जब ये F1PD पर लागू होता है और F1PD के अंतर्गत जो लक्षण अपना प्रभाव प्रकट करता है वही क्या कहलाता है? प्रभावी लक्षण कहलाता है। और जो लक्षण अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता F1PD में उसे अप्रभावी लक्षण कहेंगे। लेकिन इस नियम के क्या है? दो अपवाद हैं, एक तो है अपूर्ण प्रभाविता और एक है सप्रभाविता। याद रखना आप लोग कि प्रभाविता जो नियम है इसके अपवाद हैं। पहला अपवाद तो कौन सा है? देखना आप लोग, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता ये अपवाद हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा है सहप्रभाविता। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि प्रभाविता जो नियम है मेंडल का उसके अपवाद कौन से हैं? तो आपको याद रखना अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता। तो देखेंगे हम कि जो है अपूर्ण जो प्रभाविता है वो क्या है। इसके अनुसार प्रभावी लक्षण जो हैं वो F1PD में अपना संपूर्ण प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता है। प्रभावी जो लक्षण होता है वो F1PD में अपना पूरा प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता है।
इस वजह से इसको अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे। पहला नियम जो था प्रभाविता का, उसका अपवाद है ये। और जो 4 ओक्लोक प्लांट्स हैं, मिराविलिस जलाप्पा, इस पर यह प्रयोग किया गया था और इसके आधार पर ये अपूर्ण प्रभाविता जो है नियम प्रतिपादित किया गया था कि F1 पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण होता है वो संपूर्ण अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता है। तो प्रभाविता का जो नियम है उसका पहला अपवाद कौन सा है? अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता का मतलब क्या है? सह मतलब साथ साथ, मतलब प्रभावी और अप्रभावी जो लक्षण हैं साथ साथ अपने लक्षण प्रकट कर देते हो, उन्हें सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मवेशियों, जो जितने भी जानवर होते हैं उनमें त्वचा का रंग जो है प्रभावी चितकबरे पैदा हो जाते हैं। मनुष्यों में जो रक्त समूह होते हैं वो कौन सा है? सहप्रभाविता के उदाहरण हैं। तो हमें याद रखना क्या है, हमारे पास है पहला नियम प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम पहला नियम है, इसके 2 अपवाद हैं, एक तो अपूर्ण प्रभाविता और एक सहप्रभाविता। याद रख लेगा आप लोग, रह जाएगा याद आपको। प्रभाविता का मतलब है जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हो रहा है, प्रभावी जो नहीं हो रहा उसको अप्रभावी कहेंगे। इसके 2 अपवाद हैं, एक तो अपूर्ण प्रभाविता और एक सहप्रभाविता। अपूर्ण का मतलब प्रभावी लक्षण अपना प्रकट पूरा नहीं कर पा रहा है, और सहप्रभाविता का मतलब साथ साथ प्रभावी अप्रभावी जो है मिक्सचर रूप से अपना प्रभाव प्रकट कर रहे हैं। तो पहला नियम समझ में आ चुका होगा आपको, प्रभाविता का नियम। दूसरे नियम की बात करते हैं अपन। दूसरा का नियम है पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम कौन सा है? पृथक्करण का नियम, जिसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एलील जो है उसके दोनों विकल्प अलग अलग होकर युग्मकों में चले जाते हैं, अर्थात प्रत्येक युग्मक एक विशेष युग्म विकल्प को ग्रहण करता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट है, याद रखना आप लोग। पृथक्करण का जो नियम होता है उसे दूसरे नाम से बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। जो एक कारक होता है अर्धसूत्री विभाजन में, दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं और वो स्वतंत्र जो है वह अपना प्रभाव अलग अलग प्रकट करते हैं, और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, दूसरा युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम जिसका कोई अपवाद नहीं है दूसरे नियम का। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। याद रखना आप लोग, तीनों नियमों को नाम याद रखना, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार लक्षणों की जो वंशा गति होती है वह एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। इस कारण अगली पीढ़ी में नए लक्षण क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। मतलब जो लक्षण की वंशा गति होती है वो स्वतंत्र होती है और एक समय आने पर नई पीढ़ी जो होती है उसमें नए लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। लेकिन इसका अपवाद भी क्या है? सहलग्नता। सहलग्नता का मतलब क्या होता है? एक गुणसूत्र पर जो जीन जो होते हैं वो संलग्न जीन कहलाते हैं और वो साथ साथ अपना प्रभाव प्रकट करने लग जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? संलग्नता। और संलग्नता की खोज किसने की थी? बैटसन और पुनेट के द्वारा की गई थी। और किसमें की गई थी? जो लेथाइरस जो है, मीठी मटर जो है, उसके ऊपर सहलग्नता की खोज किसके द्वारा की गई थी? बैटसन और पुनेट के द्वारा की गई थी। वापस रिपीट करता हूं मैं कि मेंडल के 3 नियम है। सबसे पहले प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता के नियम के 2 अपवाद बता दिए मैंने आपको, एक तो सह प्रभाविता और दूसरा अपूर्ण प्रभाविता। याद रखना आप लोग। दूसरा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम इसको क्या बोलते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो यहां पर याद रखना आप लोग, इसका कोई अपवाद नहीं है। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है उसका अपवाद है सहलग्नता। कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे एग्जाम में पूछा गया है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का अपवाद कौन सा होता है? संलग्नता। संलग्नता का मतलब है कि एक गुणसूत्र उपस्थित जीन संलग्न जीन कहलाते हैं और ये अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संलग्नता कहते हैं। और संलग्नता की जो खोज किसने की थी? बैटसन और पुनेट के द्वारा की गई थी। जो लेथाइरस ओडेरेटस जो नाम की जो एक मटर है जिसको मीठी मटर के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर ये प्रयोग किया गया था। जैसे जो पाइसम सेटाइवम उद्यान मटर है उसके ऊपर मेंडल ने प्रयोग किया, उसी प्रकार बैटसन और पुनेट ने इस मीठी मटर के ऊपर प्रयोग किया और संलग्नता की इन्होंने खोज की थी। समझ चुके होंगे आप लोग तीनों नियम। याद रखना, यहां से क्वेश्चन 100% आने वाला है परीक्षा में आपके। आगे देखना आप लोग। अब आता है आनुवांशिक विकार। क्योंकि हम आनुवांशिक ही पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मेरी खुद की समझ ये है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 100% है।
कि आनुवांशिक विकार क्या होते हैं। देखना आप लोग, आनुवांशिक विकार में जब बात करें तो मनुष्य के अंतर्गत जो होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र की बात करते हैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, कि गुणसूत्र जो होते हैं कि केंद्रक में पाए जाने वाली धागे नुमा जो कुंडली संरचनाएं होती हैं उन्हें गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र की जो खोज की थी वो स्ट्रासबर्गर के द्वारा, नाम जो था डब्ल्यू वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था, और गुणसूत्र का जो सिद्धांत था वो सटन और बोवेरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। याद है आप लोगों को, समझाया था पहले मैंने आपको। गुणसूत्र जो होते हैं मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। इसमें से 44 प्लस पुरुष में तो होता है एक्स वाई और मादा में होता है एक्स एक्स। याद है आप लोगों को? 44 जो गुणसूत्र होते हैं उनको बोलते हैं कायिक गुणसूत्र या अलिंगी गुणसूत्र बोलते हैं उनको। क्या बोलेंगे? अलिंगी गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र भी कह सकते हैं। और एक्स वाई और एक्स एक्स जो होते हैं उसको बोलते हैं लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नर में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? एक्स वाई, और मादा में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। तो 44 जो होगा वो तो होगा कायिक गुणसूत्र या अलिंगी गुणसूत्र। तो अलिंगी गुणसूत्र होंगे तो उसके अंदर का जो चेंजिंग आएंगे, विकार आएंगे, वो अलग होंगे, और लिंग जो है एक्स वाई और एक्स एक्स में परिवर्तन होगा तो उससे विकार अलग उत्पन्न होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अलिंग विकार के बारे में। तो अलिंग विकार में जो 5 जो विकार हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, केट क्राउन सिंड्रोम और फिलाडेल्फिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। इतना सा याद रखना है आप लोगों को कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है? जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है। पुनरावृत्ति का मतलब है कि रिपीट हो गया ये, तो 46 की जगह गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा 21वीं जोड़ी के जो डाउन सिंड्रोम किसके द्वारा होता है? 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के पुनरावृत्ति के कारण डाउन सिंड्रोम रोग होता है। इसमें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है और इसके जो संतान उत्पन्न होती है वो मंगोलिज्म मूर्ख होते हैं, इस प्रकार के, मतलब मंदबुद्धि टाइप जो होते हैं वो इस रोग के लक्षण होते हैं। अल्पायु होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन हो गया, तो 46 की जगह गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम जो है 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होगा। पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होगा। तीनों चीज याद रखना आप लोग, ये तो पुनरावृत्ति से हो रहा है, रिपीटेशन से हो रहा है। डाउन सिंड्रोम 21वें जो जोड़ी गुणसूत्र है उसकी पुनरावृत्ति से जो होता है उसे हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। एडवर्ड जो सिंड्रोम होता है वो 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है और 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है, उसे पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। याद रखना आप लोग, इसको मिलान करने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से, 18वें गुणसूत्र की से एडवर्ड सिंड्रोम, और 21वीं जोड़ी गुणसूत्र से डाउन सिंड्रोम होता है। और डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद क्या होता है देखो कि 5वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो टूट कर क्या होता है 15वें जो गुणसूत्र है उस पर जाकर जुड़ जाता है, तो उसको कैट क्राउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैट क्राउन सिंड्रोम। कैसे होगा ये? 5 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसका खंड टूट जाए और 15वें पे जाकर जुड़ जाए तो उससे कैट क्राउन सिंड्रोम होता है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बिल्ली की आवाज की तरह, मारदार क्रंदन की तरह रोते हैं, जैसे बिल्ली के बच्चे रोते हैं ना, वैसे ये बच्चे रोते हैं। तो कैट क्राउन सिंड्रोम 5वें जोड़ी गुणसूत्र के जो खंड था वो टूट जाता है, इसको कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा? कैट क्राउन सिंड्रोम। अगला सिंड्रोम कौन सा है? फिलाडेल्फिया। याद रखना हम लोग, फिलाडेल्फिया में क्या होता है कि 22वीं जो गुणसूत्र होता है, 22वां गुणसूत्र उसका विलोपन हो जाता है, वो विलुप्त हो जाता है यहाँ से। तो 22वें गुणसूत्र के विलोपन से फिलाडेल्फिया रोग होता है, इसे अपन रक्त कैंसर कहते हैं या ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो विकार पढ़े हमने ये अलिंगी विकार हैं, जो हमारे 44 जो गुणसूत्र हैं उनमें चेंजिंग होने से ये विकार उत्पन्न हो रहे हैं। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से, पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से। 5वें जो गुणसूत्र हैं उसका खंड टूट जाए तो कैट क्राउन रोग हो जाता है। बच्चे बिल्ली के जो आप बच्चे होते हैं वैसे रोते हैं, इसको माजार क्रंदन भी कहा जाता है। उसके बाद होता है फिलाडेल्फिया जो रोग होता है वो 22वें गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है, इसको रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, याद रखिएगा आप लोगों को। आगे बात करते हैं हम। अब बात करते हैं लिंगी विकार। हमने बताया आपको, समझाया कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एक तो नर में होता है एक्स वाई
और मादा में होता है XX। इसे हम क्या बोलेंगे, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इनमें अगर चेंजिंग हो जाएगा तो लिंग संबंधी विकार उत्पन्न हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम, और दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, देखना आप लोग कि जो वाई लिंग गुणसूत्र की यहां पर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जो वाई लिंग गुणसूत्र है वो कम हो जाता है, तो क्या रह जाएगा, 44 + X0 बराबर कितना हो जाएगा, 45 गुणसूत्र रह जाएंगे। यहाँ पर एक वाई गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार जो होंगे वो टर्नर सिंड्रोम समझ में आ गया आपको, वाई लिंग गुणसूत्र की कमी से होने वाला रोग होगा ये। 44 + X बराबर क्या हो जाएगा, 45 गुणसूत्र इसके अंतर्गत रहेगा, और वाई की क्या हो जाएगी, यहाँ पर कमी हो जाएगी। उसके बाद आता है देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट बात। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स गुणसूत्र क्या हो जाती है, रिपीट हो जाता है। जैसे वहां पहले 21वां रिपीट हो रहा था, यहाँ पर अब एक्स रिपीट हो रहा है। एक्स रिपीट होता है तो आपको पता है कि 44 + XY तो होगा ही सही, एक्स रिपीट हो गया तो 44 + XXY हो जाएगा बराबर 47 गुणसूत्र यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो होगी सुपर फीमेल जो होंगे उसके लक्षण यहाँ पर उत्पन्न होने लग जाएंगे। समझ चुके होंगे आप लोग। एक तो टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होगा, टर्नर में वाई की कमी हो जाएगी और क्लाइनफेल्टर में एक्स का पुनरावृत्ति हो जाएगा। तो टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र रहेंगे और क्लाइनफेल्टर में 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गए लिंग विकार और वो थे अलिंग विकार। रिपीट करना आप लोग, टर्नर सिंड्रोम में वाई लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाएगी, क्लाइनफेल्टर में एक्स बढ़ जाएगा तो वहां हो जाएगा 47 और टर्नर सिंड्रोम में हो जाएगा 45। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन, देखो थोड़ा सा न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बात कर लेते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल बार बार शब्द आ रहा था, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, देखना आप लोग कि जो फेडरिक जो मिश्र थे उन्होंने मवाद कोशिका के केंद्रक में एक पदार्थ की खोज की, एक द्रव्य की खोज की, उसे ही क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। फेडरिक जो मिश्र थे उन्होंने मवाद कोशिका के केंद्रक में एक लिक्विड जो द्रव्य था उसकी खोज की, उसे उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल कहा। और न्यूक्लिक अम्ल ही क्या होता है, एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है, जिसे हम वंशानुगत लक्षण कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो हैं डीएनए और आरएनए दो प्रकार के होते हैं। तो आप लोग याद रखना कि जो डीएनए और आरएनए होते हैं इनका पूरा नाम याद रखना ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यहां पर अपन बात करते हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें अंतर क्या होता है। डीएनए के अंदर का जो होता है वो तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में जो शर्करा है, डीएनए के अंदर जो शर्करा है वो है डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, याद रखना डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाएगी। और आरएनए के अंदर जो शर्करा पाई जाती है वो है राइबोज शर्करा पाई जाती है। एक अंतर तो ये है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अंतर ये है कि डीएनए में दो प्रकार के क्षारक होते हैं, एक तो प्यूरिन क्षारक होता है और एक होता है पिरिमिडीन क्षारक होता है। और यही क्षारक किसमें होते हैं, आरएनए में होते हैं। तो प्यूरिन में क्या होता है, एडिनिन होता है, गवानिन होता है, और पिरिमिडीन में थाइमिन और साइटोसिन होता है। याद रखना आप लोग, डीएनए में जो प्यूरिन क्षारक होता है उसमें एडिनिन ग्वानिन होता है और पिरिमिडीन में थाइमिन और साइटोसिन होता है। इसी प्रकार जो आरएनए होता है उसमें आरएनए में क्या होता है, यहाँ थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि आरएनए में पिरिमिडीन जो क्षारक होता है थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में तो क्या होगा, पिरिमिडीन क्षारक क्या होगा, थाइमिन, और सॉरी डीएनए में तो क्या होगा, थाइमिन होगा, और आरएनए में क्या होगा, यूरेसिल पाया जाएगा। आरएनए में इसकी जगह क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा। तो न्यूक्लिक जो अम्ल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। वापस समझना आप लोग, शर्करा जो होगी इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाएगी और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाएगी, एक अंतर। दूसरा मेजर अंतर क्या है, इसके अंदर नाइट्रोजन क्षारक एक तो प्यूरिन क्षारक होते हैं और पिरिमिडीन क्षारक होते हैं। प्यूरिन जो क्षारक होंगे उसमें एडिनिन और गवानिन होता है, और पिरिमिडीन जो क्षारक है उसमें थाइमिन और साइटोसिन होता है। किसके अंतर्गत, डीएनए के अंतर्गत। सिर्फ आरएनए में यहाँ पर थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। थाइमिन की जगह क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाता है। समझ चुके हैं आप लोग। तो इस प्रकार हमने जो है आज जो है इस क्लास में जो है आनुवांशिकी संबंधित जो है
बात की है अपन ने कि आनुवांशिकी जो है, आनुवांशिकी जो संबंधित जो है, हम क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े बहुत। कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको दे रखे हैं कि टीम के द्वारा सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन, हो सकते हैं परीक्षा में यहाँ से संभावित हो आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि जॉन ग्रेगर मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो मेंडल के बारे में बात कर रहे थे हम कि जो मेंडल हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। याद है आप लोगों को, इसमें ऑप्शन देखेंगे, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जीन की खोज, पेनिसिलिन की खोज, आनुवंशिकता के नियम। तो मेंडल जो था उसने आनुवंशिकता के नियम, किसके, आनुवंशिकता के नियम जो है किसके द्वारा खोजे गए हैं, मेंडल के द्वारा गए। दूसरा है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसके द्वारा, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, लेमार्क के द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत था वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। प्रकृति में जो लक्षण वर्ण किए जाएंगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी होते जाएंगे। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसका था, डार्विन का था, चार्ल्स डार्विन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले जो लक्षण थे उनको मेंडल ने क्या नाम दिया, विशेषक कहा, जीन कहा, कारक कहा या आनुवंशिक लक्षण कहा। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले लक्षण को मेंडल ने क्या कहा था, याद रखें, अभी पढ़ाया था आपको, उनको कारक कहा, एलील कहा उसको। उसके बाद देखना, किसी जीव में प्रदर्शित जो लक्षण होते हैं, जो बाहर के जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विषम युग्मक कहेंगे, समयुग्मक कहेंगे, लक्षण प्रारूप कहेंगे या जीन प्रारूप कहेंगे। तो यहाँ पर हमने कहा था कि जो बाहर से प्रदर्शित हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप कहेंगे, और आंतरिक रूप से जो प्रकट होंगे उनको जीनोटाइप कहेंगे। तो बाह्य प्रदर्शित लक्षण होंगे उनको क्या बोलेंगे, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आप लोग कि कैपिटल आर आर और स्मॉल आर आर से जब अपन ने संकरण कराया और F1 पीढ़ी के अंतर्गत जो है गुलाबी रंग का, कैपिटल आर और स्मॉल आर फूल खिले, तो ये सिद्ध करता है कि आर क्या है। अभी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ये एक संकरण प्रयोग था, आपने पढ़ा था कि जो इसका प्रभाविता का नियम है उसमें एक तो अपूर्ण प्रभाविता और एक सप्रभाविता, दो प्रकार के जो लक्षण थे उसके अपवाद थे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि जीन आर क्या है, मतलब यहाँ पर गुलाबी रंग का हमें पुष्प मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, आर ने अपना प्रभाव पूरा प्रकट नहीं किया है। तो आंसर क्या होगा, याद रखिएगा आप लोग, अपूर्ण प्रभावी है। ये क्या है, ये अपूर्ण प्रभावी है, मतलब कैपिटल आर ने अपना प्रभाव प्रकट नहीं किया, इस वजह से गुलाबी रंग का पुष्प हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे आप लोग। अगला देखना कि मानव के शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। अभी पढ़ा था अपन ने, याद हो तो आपको, कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अभी बात की थी कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, एक्स एक्स होता है, और पुरुषों में क्या होता है, एक्स वाई, पुरुष के अंतर्गत होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, आनुवांशिकी का जन्मदाता किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है परीक्षा में आ जाए आप लोगों के, आनुवांशिकता का जनक या जन्मदाता किसे कहते हैं, जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, वंशागति के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की जो शाखा होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वंशागति जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जो होते हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो विज्ञान की किस शाखा में इनका अध्ययन किया जाता है। तो याद है आप लोगों को, जेनेटिक्स से जो शाखा है आनुवांशिकी, इसके अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। वंशागति की इकाई क्या होती है, बताइए फटाफट आप लोग, अभी पढ़ा था आप लोगों को कि वंशागति की इकाई किसे कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण कौन लेके जाते हैं, जीन लेके जाते हैं। कौन लेके जाते हैं, जीन लेके जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, जैसे जीन, जैसे जॉनसन। याद रखना आप लोग, जीन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, जॉनसन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया, याद रखना आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसके ऊपर, गार्डन पी, मतलब उद्यान मटर पर किया था। किसके ऊपर किया था, उद्यान मटर, और इसका नाम याद रखना, पाइसम सेटाइवम। क्या नाम है इसका, पाइसम सेटाइवम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बारबेरा मैकिन्टॉक किस पौधे पर प्रयोग किया था उन्होंने। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, समझा नहीं था आप लोगों को, याद रखना, इन्होंने किसके ऊपर किया था, मक्का के पौधे के ऊपर प्रयोग किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जॉन जो ग्रेगर मेंडल है, इनमें से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं। किसका प्रतिपादन किया था उन्होंने, आनुवांशिकता के नियम इन्होंने प्रतिपादित किए थे। मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, बताओ आप लोग, क्योंकि इसके अंतर्गत विपरीत लक्षण क्या थे, उपस्थित थे। ये सस्ता था, आसानी से उपलब्ध था, इसका आर्थिक महत्व था, इसमें विपरीत लक्षण जो थे वो आसानी से दिखाई दे रहे थे। उसके बाद देखना आप लोग, मोनोहाइब्रिड अनुपात कितना है,
मोनोहाइब्रिड अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। मोनोहाइब्रिड अनुपात कितना होता है? एक संकरण का अनुपात कितना होता है? 3:1। अभी समझे आप लोगों को? जीन किसके बने होते हैं? याद बताइए आप लोग, जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस वजह से जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखना आप लोग, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेंडल की सफलता का कारण क्या था? कि उन्होंने मटर के पौधे का ही चयन किया था, याद रखना आप लोग, क्योंकि इसमें 7 जोड़ी विपरीत जो लक्षण थे वो आसानी से प्रकट हो रहे थे। द्विलिंगी पादप होता है और द्विबीजपत्री पौधा होता है। इसमें जो लक्षण थे वो आसानी से प्रकट हो रहे थे, विपरीत लक्षण, इस वजह से उनको सफलता शीघ्र मिली मटर के पौधे के चयन के कारण। उसके बाद देखना आप लोग, स्वतंत्र अपयूहन का अभिप्राय क्या है? स्वतंत्र अपयूहन का नियम पढ़ा था अपन ने कि एक माता पिता के लक्षण को पृथक पृथक होना, मतलब अलग अलग हो जाए लक्षण, उसे क्या बोलेंगे अपन? स्वतंत्र अपयूहन का नियम कहेंगे। अगला है, हरगोविंद खुराना जो हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? जो प्रोटीन का जो संश्लेषण किया था उन्होंने, हरविंद जो खुराना जी थे उन्होंने ये कार्य किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का किसके द्वारा तय किया था? ये कुछ लीग सेट के क्वेश्चन है, लेकिन पूछ सकते हैं क्योंकि पहले परीक्षा में आ चुके हैं क्वेश्चन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? खुराना जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, किसके उत्परिवर्तन होता है? डीएनए में, आरएनए में, क्रोमोसोम में और राइबोसोम में। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो होता है ना, क्रोमोसोम्स में होता है, गुणसूत्र के अंतर्गत होता है। अगला देखो, आनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? याद करो आप लोग, किसके द्वारा दिया गया था? बैटसन के द्वारा। पढ़ाया गया था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको कि आनुवांशिक जो शब्द था किसके द्वारा दिया गया था? बैटसन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देंगे, मेंडल के द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता के तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंधित स्थापित करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। एक तो कौन सा नियम था? पृथक्करण का नियम था, स्वतंत्र अपयूहन का नियम था और प्रभाविता अप्रभाविता का नियम था। पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम और प्रभाविता का जो नियम है वो किसके नियम थे? मेंडल के नियम थे। उसके बाद मेंडल के नियमों का एक अपवाद कौन सा है? इनमें से कौन सा अपवाद है बताओ आप लोग, कि अपवाद कौन सा है? स्वतंत्र अपयूहन का, प्रभाविता का, युग्मकों की शुद्धता का, कौन सा है? संलग्नता जो है वो क्या है? इसका अपवाद है, मेंडल के नियम का यहाँ पर अपवाद है। उसके बाद बात करते हैं आनुवांशिकी के जनक। वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, आनुवांशिकी के जनक किसे कहेंगे? जॉन जो ग्रेगर मेंडल है उसे आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखो, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने तो नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? कॉर्नबर्ग को दिया गया था। किसके द्वारा, किसको दिया गया था? कॉर्नबर्ग को दिया गया था। कृत्रिम रूप से जो था डीएनए को जो है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था, किसके द्वारा? कॉर्नबर्ग के द्वारा। और डीएनए का द्विरज्जी के मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा ये मॉडल दिया गया था 1953 के अंतर्गत। और 1962 में क्या है, उनको नोबेल पुरस्कार इस वर्ग के लिए मिला था, याद रखना, द्विरज्जु के मॉडल के लिए। किसको? डबल स्टैंड जो डीएस मॉडल था उसके लिए वॉटसन क्रिक जो है फेमस है और उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान में आनुवंशिकी शब्द वापस रिपीट हो गया? ये किसके द्वारा दिया गया था? बैटसन के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार जो है आज हमारी जो क्लास होती है आनुवंशिकी से संबंधित वो समाप्त होती है। और इसके क्वेश्चन जो है आप लगा लीजिएगा और क्लास को 2 या 3 बार अच्छे से देखें, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। साथियों धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।